हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप जो कि आता है जर्नल के बाद और जिसे हम लोग बोलते हैं कैश बुक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है, कैश बुक कितने टाइप की कैश बुक्स है और कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कैश बुक। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहली बार जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट में, जिसमें बिल था, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद स्टेप 2 में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, राइट। एंड जर्नल के बाद स्टेप 3 में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सब्सिडियरीज बुक्स में, राइट। इसी सब्सिडियरी बुक में हमारे पास पहली सब्सिडियरी बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। सो कैश बुक इज ए सब्सिडियरी बुक्स और इसको प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं, राइट। अब बच्चों ये कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक तरह की सब्सिडियरी बुक है। इट इज ए काइंड ऑफ लेजर जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, यानी कि कैश का इनफ्लो, यानी कि बिजनेस में जब कैश आता है, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इट मींस जब बिजनेस से कैश जाता है, राइट। तो किसी भी तरह की कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कैश बुक में। And we have 4 types of cash book. First, single column cash book, एक को हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड फोर्थ इज पैटी कैश बुक। तो ये 4 तरह की कैश बुक्स को मेंटेन किया जाता है अकाउंट में। हम लोग इस सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे, बट इट इज आवर आउट ऑफ सिलेबस। हमारे पास है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक, राइट। तो सबसे पहले वी शैल स्टार्ट विद सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। सो स्टूडेंट्स इससे पहले जर्नल एंट्री वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिजनेस में कैश के टर्म में ही होती हैं। या तो कैश रिसिप्ट होगा या फिर हम करते हैं कैश की पेमेंट। नाउ कैश रिसीट्स कब कब होता है? जब हम करते हैं कैश सेल्स, इट मींस गुड्स को कैश में सेल करना। सेकेंड, या तो हमें किसी डेटर से कैश रिसीव होता है, या फिर कोई और इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसी कोई भी इनकम। गॉट इट? तो इन सभी ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास आता है। और इसी तरह से कैश पेमेंट होती है गुड्स परचेज फॉर कैश, पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंस या परचेज ऑफ एसेट्स। तो बिजनेस में बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें कैश आता है और बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें कैश जाता है। तो इन सभी कैश के ट्रांजैक्शन को हम एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कैश बुक। और कैश बुक में सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बच्चों कहा जाता है एज पर डेट वाइज, राइट। सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। तो इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं एक कैश बुक, और कैश बुक का एक बिल्कुल एक सर्टेन फॉर्मेट है, जैसा कि हम लोगों ने जर्नल में पढ़ा था। तो चलिए समझते हैं उस फॉर्मेट को और देखते हैं कि प्रैक्टिकली किसी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है विद फ्यू एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट कैश बुक को रिकॉर्ड
किया जाता है लेजर की फॉर्मेट में, और लेजर का फॉर्मेट जर्नल के फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें दो साइड्स होती हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और सेंटर से इधर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है डेबिट और राइट साइड को बोला जाता है क्रेडिट। गॉट इट? यहां पर लिखा जाता है किसी भी लेजर का टाइटल। सो रिमेंबर, कैश बुक सब्सिडरी बुक की तरह भी काम करता हो और एक लेजर की तरह भी। तो यहां पर लिखा जाएगा कैश बुक, तो इसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम लोग रिसीट्स और राइट साइड में हम लोग लिखते हैं पेमेंट। अब ऐसा क्यों होता है? इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफाई किया था जितने भी अकाउंट से उनको रियल, नॉमिनल, पर्सनल या फिर एसेट एंड लायबिलिटीज की टर्म में, राइट? एंड कैश इज ए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट, राइट? एंड दिस वाज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। जबकि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों ने कैश को क्लासिफाई किया था एज एन एसेट, और एसेट अगर इंक्रीज होती यानी कि प्लस होती तो डेबिट, और कैश अगर डिक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट, राइट? सो जब हमारे पास कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा तो इट विल बी डेबिटेड, और अगर कैश डिक्रीज होता है तो अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट? सो दीज आर द रूल्स। नाउ समझते हैं कि इस फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नए बिजनेस में कैश आता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। गॉट इट? सो अगर फर्म नई है, बिजनेस नया है, तो यहां पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है देन यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है बच्चों कि अगर हम 1 अप्रैल को अपना अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट 31 मार्च को जितना कैश हमारे पास था, सो जब उस कैश को नए अकाउंटिंग पीरियड में हम लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। क्लियर? सो फॉर अ न्यू फर्म यहां पर आएगा कैपिटल, यानी कि जितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर फर्म एग्जिस्टिंग है यानी कि पुरानी फर्म है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अप्रैल 1 को इट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में आएगा कैश, और कैश आएगा इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, राइट? सो क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो इट विल बी रिकॉर्डेड लेफ्ट साइड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन लेफ्ट साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीट। गॉट इट? और जो बिजनेस में कैश आ रहा है तो वो आ रहा है किस नाम से? कैपिटल के नाम से। सो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, और कैश हमारे पास आ रहा है ₹5 लाख। गॉट इट? 2 अप्रैल को वी हैव ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹80,000, और जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, कैश जाएगा तो होगा क्रेडिट और लिखा जाएगा पेमेंट में अप्रैल 2, और ये साइड होती है बाय की। गॉट इट? तो यहां पर जब ट्रांजैक्शन लिखा जाता है तो ट्रांजैक्शन लिखा जाता है टू के नाम से, और जब यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा और जब क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो वी विल राइट बाय। अब कैश की पेमेंट हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर फर्नीचर, और हमें पता है कि एसेट्स को हमेशा उसके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। सो बाय फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट में आएगा ₹80,000। अप्रैल 4 को वी हैव अ ट्रांजैक्शन गुड बॉट्स, और जब गुड्स परचेज किए जाते हैं तब एंट्री गुड्स के नाम से नहीं होती बल्कि किस नाम से होती है? परचेज अकाउंट के नाम से। सो अप्रैल 4 को बाय परचेज अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 50,000। नाउ स्टूडेंट्स, अप्रैल
अप्रैल 5th को वी हैव अ ट्रांजेक्शन गुड्स बॉट फ्रॉम जय, और हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम है तो इट मींस वो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट की, यानी कि उधार की। और क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बुक, तो यहां पर कैश बुक में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट परचेज या सेल में ना तो कैश आता है और ना ही कैश हमारे पास से जाएगा। नाउ वी हैव ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 6 कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी कि गुड्स को कैश में सेल किया है, और जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास आएगा कैश और अकाउंट ओपन होगा सेल्स अकाउंट। सो ऑन अप्रैल 6 टू सेल्स अकाउंट and amount will be 30,000. अप्रैल 7 सैलरी पेड, सैलरी पे करेंगे, कैश हमारे पास से जाएगा, तो अप्रैल 7 बाय सैलरी अकाउंट ₹10,000। नाउ अप्रैल 8 को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि कैश का हो रहा है आउटफ्लो, गॉट इट, और कैश जा कर रहा है बैंक में। तो अप्रैल 8 बाय बैंक अकाउंट ₹50,000। अप्रैल 10 कैश पेड टू जय, सो अप्रैल 10 को वी विल रिकॉर्ड इट बाय जय ₹15,000। एंड ऑन अप्रैल 11 कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बच्चों याद रखिए, अकाउंट्स में जब भी पर्सनल यूज होता है तो अकाउंट ओपन होता है ड्रॉइंग के नाम से, राइट। सो ऑन अप्रैल 11 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड इट विल बी 10,000, गॉट इट। इस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। बट स्टूडेंट्स, कैश बुक बनाने का एक पर्पस और भी होता है, और वो ये फाइंड आउट करना कि आज की डेट में, यानी कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हमारे पास कैश बचा कितना है। तो अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें, एक लेमन स्टाइल में बात करें, तो जितना कैश हमारे पास से आया है, मान लो हमारे पास कैश आया 10,000 रुपीज और हमने उसमें से पे कर दिया है 8,000 रुपीज, गॉट इट। तो हमारे पास अब कैश कितना बचेगा? 2,000। कैसे पता चला कि जितना कैश हमारे पास से आया है उसमें से जितना कैश हम पे कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, देन कैश का बैलेंस बचेगा। इट इज वेरी सिंपल फैक्ट, राइट। अब उसको यहां पर कैसे लिखना है? तो यहां पर बच्चों रूल लिखने का रूल यह है कि जहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है वहां से एक लाइन ड्रॉप करके ड्रॉ 2 लाइंस बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, राइट। समझ गए कि जहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है उससे आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है, एक लाइन छोड़ के आप यहां पर टोटल के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड बिल्कुल अपोजिट साइड में। ये यहां पर नहीं होनी चाहिए, गॉट इट। अब रिसीट का टोटल, तो रिसीट का टोटल हमारे पास है 5,30,000। इसको कहीं पर लिखिए रफ में, 5,30,000, राइट। अब आप इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल आता है, सो इस साइड का टोटल हम करें तो इसका टोटल आ रहा है 2,15,000। सो हमारे पास रिसीट का टोटल है 5,30,000 और पेमेंट का टोटल है 2,15,000। तो स्टूडेंट्स रूल क्या है? ये जो हमने टोटल वाला जो कॉलम लिखा हुआ है इसमें जो ग्रेटर अमाउंट है, जो बिगर अमाउंट है, जो लार्जर अमाउंट है, यहां पर लिखेंगे उसको 5,30,000 और यहां भी 5,30,000, गॉट। अब अमाउंट कम किधर है? इस साइड में, पेमेंट साइड में कम अमाउंट है, और वो कम कितना है? अगर हम 5,30,000 में से 2,15,000 माइनस करते हैं, देन वी गेट 3,15,000, राइट। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए हमें यहां पर ऐड करने पड़ेंगे 3,15,000,
या अगर हम बात करें कि ये हमारे पास थी रिसीट और ये हमारे पास यहां से यहां तक की थी पेमेंट्स, तो इतना कैश हमें मिला था और ये कैश हमने किया पेमेंट, तो फाइनली हमारे पास बच रहे हैं 3,15,000। तो ये वही बैलेंस है जो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कैश बच रहा है, राइट। और इसको लिखा जाता है बाय बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब जितना कैश हम अकाउंटिंग ईयर के क्लोज में लेकर चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? और ये बैलेंसिंग होगी, मान लो अगर हम एक मंथ के लिए कैश बुक बना रहे हैं तो अप्रैल 30th को इस कैश को हम लोग कैरी डाउन करेंगे। गॉट इट? लेकिन स्टूडेंट्स, तो इस तरह से निकालते हैं हम अपना क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि वो बैलेंस जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास बचता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, यानी कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम बिजनेस नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसको यहां पर लिखा जाता है मे 1st, यानी कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो इस बैलेंस को, बैलेंस कैरी डाउन को हम अपोजिट साइड में यहां पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट विल बी 3,15,000, राइट। तो कभी भी लेजर को यहां पर नहीं ड्रॉप करते हैं, यहां पर नहीं छोड़ते हैं, लेजर को हमेशा यहां पर नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट मंथ की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसके नीचे लिखी जाएंगी। गॉट इट? सो दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक। और क्लास में हम लोग समझेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है और उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। इससे पहले हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें या तो कैश का इनफ्लो है या फिर कैश का आउटफ्लो। तो यानी कि या तो कैश रिसीट होता है या फिर कैश पेमेंट होता है। बट नाउ अ डेज जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती हैं चेक की टर्म में, यानी कि आप किसी से पेमेंट लेते हैं तो कैश लेने की जगह आप लेते हैं चेक। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक अ पेमेंट देन आप पेमेंट भी किसकी टर्म में करेंगे? चेक की पेमेंट, चेक की टर्म में, राइट। तो बच्चों, कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बनाई थी एक कैश बुक, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। और इसके लेफ्ट साइड होता है डेबिट और राइट साइड होती है क्रेडिट। लेफ्ट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश के रिसीट्स को और राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स को। सिमिलरली जब कोई ट्रांजैक्शन चेक की टर्म में होती है तो हम बनाते हैं एक बैंक अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक। इसमें भी डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट, राइट। बट अल्टीमेटली दोनों ही सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है। इट मींस आप चाहे कैश लें आप चाहे चेक लें, बात एक ही है, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आपके कैश को ही रिफ्लेक्ट करता है, वो कैश जो आपके बैंक में है। तो दो अलग अलग अकाउंट्स यानी कि दो अलग अलग लेजर या दो अलग अलग सब्सिडियरी बुक मेंटेन करने की जगह हम लोग इन दोनों बुक्स को मर्ज करके एक सिंगल लेजर बनाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब ये डबल कॉलम कैश बुक में हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगेन इस डबल कॉलम कैश बुक में भी डेबिट साइड में रिसीट्स होंगी और क्रेडिट साइड में होंगी पेमेंट। बट कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए हम बनाएंगे कैश कॉलम और सिमिलरली बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग बनाएंगे इसमें एक बैंक कॉलम। गॉट इट? इसी तरह से पेमेंट्स के लिए भी दो कॉलम होंगे, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन कैश की टर्म में होगी या तो कैश आएगा या कैश जाएगा तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में,
इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होंगी या बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगी वो होंगी बैंक से कॉलम में। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बट रिमेंबर, जो बुक का टाइटल होगा वो कैश बुक ही होगा, राइट, ना कि डबल कॉलम कैश बुक। क्लियर है? तो आप समझते हैं इस डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है विथ फ्यू ट्रांजैक्शंस। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, यह है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अगेन, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, इट इज डेट, और यहां पर हम लोग लिखते हैं रिसीट्स। ये कॉलम होगा कैश के ट्रांजैक्शन के लिए और ये वाला कॉलम होगा बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। अब ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में डेट का कॉलम है, राइट हैंड साइड में वो लिखते हैं हम लोग पेमेंट्स। अगेन, पेमेंट्स के लिए एक होगा कैश का कॉलम और चेक्स के ट्रांजैक्शन के लिए होगा बैंक का कॉलम, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वन बाय वन ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस को यहां पर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अप्रैल 1 को है कैश इन हैंड 50,000 एंड कैश एट बैंक 40,000। सो स्टूडेंट, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई न्यू फर्म है तो उसमें मनी को इन्वेस्ट किया जाता है और उसकी पहली ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो उसमें लास्ट मंथ का या लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का जो भी कैश का और बैंक का बैलेंस रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते थे क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि उसको वहां पर हम लोग करते थे बैलेंस कैरीड डाउन, और उस बैलेंस को यहां पर अप्रैल 1 में हम लोग करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। कॉन्सेप्ट इज सेम जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। तो कैश जो हमारे पास है वो भी हमारी एसेट है, बैंक में जो हमारा पैसा है वो भी हमारी एसेट है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड और इसको लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। सो कैश कॉलम में लिखेंगे 50,000 एंड बैंक कॉलम में लिखेंगे 40,000। गॉट इट? So, April 3rd को we have a transaction goods bought for cash ₹10,000 and paid by check ₹20,000। हमने गुड्स परचेज किए और जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो we will make a payment, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो that will be recorded on payment side। Date will be April 3rd क्योंकि एक ही लाइन में ट्रांजेक्शन है, तो April 3rd को हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं 10,000, then it will be recorded by परचेज इन कैश कॉलम, और जो पेमेंट हमने चेक से करी है 20,000 की, दैट विल बी इन बैंक कॉलम। तो मेरे ख्याल से इन दो ट्रांजैक्शन से काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैश में कौन सी ट्रांजैक्शन होगी और बैंक में कौन सी ट्रांजैक्शन होगी। नाउ वी हैव ऑन April 5 a transaction goods sold for ₹15,000 and received a check। हमें एक चेक मिला। सो April 5 को ट्रांजैक्शन होगी टू सेल्स, क्योंकि हमें चेक मिला है, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, राइट। सिमिलरली इफ यू पे सैलरी, तो अगर आप सैलरी कैश में पे कर रहे हैं देन वो कैश में लिखा जाएगा, और अगर चेक से पे कर रहे हैं देन दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। गॉट इट? तो इसी तरह से सारी ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन है April 7। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब अगर कैश बैंक में डिपॉजिट होता है तो एक अकाउंट होगा कैश और एक अकाउंट होगा बैंक, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि कैश अकाउंट भी यही है और बैंक अकाउंट भी यही है। तो ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को जिसके दोनों एस्पेक्ट्स को, यानी कि दोनों डेबिट और क्रेडिट को एक ही लेजर में लिखते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं
contra entry, right? So these kind of transaction are called contra transactions. Got it? तो इस contra entry को यहां पर हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसको समझने के दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिपॉजिट, आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट किसको कर रहे हैं? बैंक को. तो पेमेंट में यहां पर आएगा बाय बैंक, और ट्रांजेक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगी? दैट इज 5000 और ब्रैकेट में लिखा जाता है सी. ये सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा. बट सेम टाइम में बैंक उस पैसे को रिसीट कर रहा है, यानी कि बैंक में क्या है? रिसीट है. और रिसीट क्या हो रहा है? कैश. सो अप्रैल 7 को इसी कैश बुक में एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी टू कैश, और बैंक में आ रहे हैं 5000, यानी कि बैंक में प्लस हो रहा है 5000, कैश में माइनस हो रहा है 5000. इज दैट क्लियर? तो यहां पर कैश के आगे भी क्या लिखेंगे? सी. तो बच्चों अगर एग्जाम में या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप भूल जाते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश इधर लिखना है या बैंक इधर लिखना है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है. आप हमेशा इस ट्रांजैक्शन की रफ में आप एक एंट्री पास कीजिए. तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट, तो बैंक हो जाएगा डेबिट. सो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर है? जर्नल एंट्री यही पास होगी. अब टू कैश, तो टू वाली साइड ये है, तो टू कैश को आप सीधे यहां पर लिख दीजिए. और हमें पता है कि किसी भी जर्नल में ऊपर वाले क्या, किसी भी जर्नल में यहां पर क्या लिखा रहता है? बाय. तो बाय बैंक किधर चला जाएगा? इधर. सो डोंट कंफ्यूज. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली पास जर्नल एंट्री, और जो टू है उसको टू में लिखिए, जो बाय है उसको बाय में लिख दीजिए. राइट? सेकंड थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर यहां पर बैंक है तो इसकी अमाउंट बैंक कॉलम में कभी नहीं आएगी, कैश में आएगी. सिमिलरली अगर यहां पर कैश है तो इसकी अमाउंट कहां पर आएगी? बैंक वाले कॉलम में. सो ये एक बहुत ही इजी वे होता है किसी भी कॉन्ट्रा एंट्री को कैश बुक में लिखने का. गॉट इट? सो जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट होता है, वैसे ही हम बिजनेस के लिए बैंक से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं. क्योंकि अगेन इसमें फिर से वही दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट. सो अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा. राइट? तो अब यहां पर कैश क्या हो रहा है? कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कैश हो रहा है प्लस, कैश की रिसीट्स है तो आएगी इधर. और कैश आया कहां से है? बैंक से. सो कैश वाले कॉलम में 8000 हो जाएंगे प्लस, और क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से 8000 हो जाएंगे माइनस, और यहां पर आएगा बाय कैश. सिमिलरली कॉन्ट्रा एंट्री. राइट? अब इस ट्रांजैक्शन को भी हम एक जर्नल की हेल्प से समझते हैं. कैश विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. राइट? अगेन टू बैंक है तो टू बैंक को एज इट इज लिख देना यहां पर, और ये बाय कैश है तो बाय कैश यहां पर. अगेन कैश के आगे आएगा बैंक वाले कॉलम में अमाउंट, और बैंक के आगे आएगा कैश वाले कॉलम में अमाउंट. गॉट इट? नाउ एक सिमिलर काइंड की एक ट्रांजैक्शन और है. अप्रैल 8 को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. कि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया है. अब हमें पता है कि पर्सनल यूज जहां पर भी होता है वहां पर अकाउंट ओपन होता है ड्रॉइंग्स. सो रिमेंबर, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री. तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक अकाउंट होगा, इन्वॉल्व होगा बैंक का, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा ड्राइंग का. तो ड्राइंग बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है. सो यहां पर अकाउंट एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट, और बैंक से अगर हमारी ड्राइंग 1000 की है तो बैंक वाले कॉलम में हो जाएगा 1000.
इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, एक और स्पेशल टाइप की ट्रांजेक्शन है। अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम जय ₹10,000। अप्रैल 15 को हमें एक चेक मिलता है जय से, सो वी विल रिकॉर्ड इट एज जय और बैंक वाले कॉलम में आएगा ₹50,000। बट स्टूडेंट्स, अप्रैल 16 को हमें पता चलता है कि जो जय का चेक था वो डिसऑनर हो गया है, और जर्नल एंट्री वाले सेक्शन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी का चेक डिसऑनर होता है तो प्रीवियस एंट्री को हम रिवर्ट कर देते हैं। और रिवर्ट करने का तरीका क्या होता है कि डेबिट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट को डेबिट करेंगे। तो यहां पर जब चेक से मिला था तो हम लोगों ने एंट्री पास करी थी टू जय, बैंक वाले कॉलम में ₹15,000। और अगर ये चेक डिसऑनर होता है तो हम इस ट्रांजेक्शन को करेंगे कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए क्योंकि यहां पर डेबिट था तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, और इस तरह से हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि 15,000 यहां पर हुए थे प्लस और 15,000 यहां पर हो गए माइनस। सो रिमेंबर, जब भी चेक डिसऑनर होगा तो ट्रांजेक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। गॉट इट? सो एक टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं। अप्रैल 18 को अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। सो राहुल से एक चेक मिला। अगर किसी से चेक मिलता है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि चेक विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। गॉट इट? सो अप्रैल 18 को हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं टू राहुल ₹9,000। क्लियर है? बट फर्दर 21 को लिखा हुआ है कि राहुल चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक। इट मींस राहुल का चेक हमें 18 को मिला था जो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था। तो बच्चों, उस केस में इस एंट्री को हम लोग यहां पर क्रॉस कर देंगे, राइट? और अप्रैल 21 को हमें एंट्री पास करेंगे टू चेक इन हैंड ₹9,000, राइट? इस ट्रांजेक्शन को वैसे करने का तरीका यही होता है कि अगर किसी चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो जिस डेट को चेक रिसीव होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अगर आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है तो सिर्फ आप उस ट्रांजेक्शन को इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, और जिस डेट को चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ उस डेट को एंट्री पास करेंगे, बट किस नाम से? टू चेक इन हैंड के नाम से। इज दैट क्लियर? सो अब हम करते हैं इस कैश बुक को बैलेंस, राइट? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, डबल कॉलम कैश बुक की बैलेंसिंग करने का तरीका यह कि कैश को बैलेंस करेंगे कैश से और बैंक को बैलेंस करेंगे बैंक से। अगेन 50,000 8,000, तो हमारे पास रिसीट होगी 58,000 की, एंड पेमेंट्स आर 10, 5 and 5 यानी कि 20,000 की। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले भी बताया, डिस्कस किया था कि जो लार्जर यानी कि जो लार्जर अमाउंट है, तो हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने सीखा था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो जो लार्जर अमाउंट है वो दोनों साइड लिखी जाएगी, 58,000 यहां और 58,000 यहां, राइट? अब इसका बैलेंस, इधर का टोटल था 20,000, सो हमारे पास कैश बचता है 38,000 का, और इसको किस नाम से लिखा जाता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000, क्योंकि 38,000 इधर अमाउंट कम था, राइट? सिमिलरली बैंक रिसीट साइड का टोटल है 84,000 और पेमेंट साइड का टोटल है 44,000। तो लार्जर अमाउंट इज 84,000, तो 84,000 को लिखेंगे यहां टोटल के स्पेस में, और तो हमारे पास बैलेंस बचता है 40,000 का। इज दैट क्लियर? और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैलेंस कैरी डाउन पर नहीं बल्कि अकाउंट को कहां पर छोड़ते हैं? मे फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का बैलेंस होगा 38,000, बैंक का बैलेंस होगा 40,000।
सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ ट्रांजेक्शंस जिनको हम लोगों ने पास किया था डबल कॉलम कैश बुक में। तो स्टूडेंट्स, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी अकाउंटिंग में, मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका बिजनेस में या जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सॉलिड इंपैक्ट होता है। बट बिजनेस में ऐसी बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सॉलिड इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जिनका आपके डिसीजन पे कोई सॉलिड इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी अमाउंट्स मिलकर हो जाती है बहुत बड़ी, तो क्या हम इनको इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस में होने वाली किसी भी छोटी से छोटी ट्रांजैक्शंस को भी इग्नोर नहीं किया जाता है। सो मटेरियल कॉन्सेप्ट का सही मीनिंग यह है कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शन है उनके लिए अलग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की जाती है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। गॉट इट? तो इसके लिए बिजनेस में पूरे डे टू डे जितने भी छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम लोग मेंटेन करते हैं पेटी कैश बुक, क्योंकि जनरली ये एक्सपेंसेस कैश में ही होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एम्प्लॉय कहीं विजिट पर जाता है और उसको टैक्सी फेयर या ऑटो फेयर दिया जाता है, तो दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, तो उसके लिए आप अलग अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप क्लाइंट्स के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए टी या कॉफी अरेंज करते हैं तो उसके लिए भी अलग अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम बनाते हैं पेटी कैश बुक, राइट? So we have two types of petty cash book. One is simple petty cash book and another is analytical petty cash book with impressed balance. So it's examination के point of view से it is not so important. So हम लोग बात करेंगे सिर्फ analytical petty cash book की। तो analytical petty cash book का बच्चों मतलब होता है कि जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं स्मॉल अमाउंट्स के, उनको कैटेगराइज करना, राइट? तो अब बात करते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस की। तो इंप्रेस्ड बैलेंस को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आप डेली ऑफिस जाते हैं, डेली ऑफिस जाने में आपका पेट्रोल स्पेंड होता है, डेली अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपके खाने पीने का खर्चा होता है, तो आप अपने वैलेट में एक सर्टेन अमाउंट लेकर चलते हैं कि मेरे वैलेट में पर डे इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए। मान लीजिए आप डेली 2000 रुपीज लेकर चलते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डे में आपका स्पेंड होता है 1500 रुपीज, तो आपके वैलेट में कितना बचा इवनिंग तक? 500। सो नेक्स्ट डे आप जब निकलेंगे घर से, देन यू विल ऐड 1500 मोर इन योर वैलेट। तो डेली आपका जो मिनिमम, डेली जो आपका मैक्सिमम एस्टिमेटेड एक्सपेंस होगा दैट विल बी 2000, राइट? और इसी बैलेंस को हम लोग बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। उसमें हम लोग समझेंगे कि एनालिटिकल कैश बुक क्या, पेटी कैश बुक क्या है और उसमें इंप्रेस्ड बैलेंस को कैसे यूज किया जाता है, राइट? सो इट्स पेटी कैश को समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। एंड वी हैव एन इंप्रेस्ड बैलेंस ऑफ ₹8,000 एंड अप्रैल 1 पेटी कैश अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज 2,200 एंड दीज आर आवर पेटी एक्सपेंसेस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। गॉट इट? सो सबसे पहले हम नोट करेंगे जो हमारे पास लास्ट मंथ का बैलेंस है दैट इज 2,200 और इसको हम लोग करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन अप्रैल 1 ₹2,200, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव इंप्रेस्ड बैलेंस 8,000। इट मींस पेटी कैश का पर डे का बैलेंस 8,000 हमें मेंटेन करना है। सो लास्ट बैलेंस वी हैव 2,200। तो जो इंप्रेस्ड बैलेंस होता है उसको यहां पर नीचे लिखेंगे ₹8,000 और इस बैलेंस को पूरा करने के लिए चाहिए वी नीड 5,800, यानी कि 8,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो वी नीड 5,800 और 1 अप्रैल को इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने कैश अकाउंट से,
गॉट इट? सो ये सबसे पहला काम है जो आपने करना है। अगर इंप्रेस्ड बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है देन बैलेंस को मेंटेन करेंगे, अदरवाइज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गॉट इट? नाउ वी हैव कॉलम्स। टोटल कॉलम्स है हमारे पास एक्सपेंसेस का, जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे, और ये हमने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने के लिए कॉलम बनाए हुए हैं। राइट? सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये कितने कॉलम बनने हैं इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट? इट इज क्वाइट अप टू यू कि सेम काइंड के एक्सपेंसेस, यानी कि जो सेम नेचर के एक्सपेंसेस होंगे उनको हम लोग एक कॉलम में कैटेगराइज करते जाएंगे, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रेयर है उसके लिए हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं मिसलेनियस, यानी कि सन्ड्री, यानी कि वेरियस डिफरेंट काइंड के एक्सपेंसेस के लिए। गॉट इट? बट जनरली जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके एक्सपेंसेस ये पोस्टेज, ट्रैवल, स्टेशनरी, वेजेस एंड मिसलेनियस। गॉट इट? सो अब हम इन एक्सपेंसेस को लिखेंगे, तो एक्सपेंसेस क्योंकि क्रेडिट होते हैं कैश बुक में, तो एक्सपेंसेस को लिखेंगे बाय के नाम से, बाय कन्वेंस ऑन अप्रैल 4, और ये एक्सपेंसेस ₹500 के। नेक्स्ट अप्रैल 4 को ही वी हैव वेजेस, तो वेजेस ₹1500। नाउ अप्रैल 5 बाय बस फेयर ₹200। अप्रैल 5 को ही है बाय स्टेशनरी, एंड स्टेशनरी ₹500। 6 बाय सेंड डॉग्स टू एचओ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और रजिस्टर्ड पोस्टेज के एक्सपेंस को हम लिखते हैं पोस्टेज के नाम से। राइट? सो पोस्टेज ₹100। अप्रैल 8 को अगेन पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, तो पोस्टेज ₹150। 8 अप्रैल बाय रिपेयर, एंड रिपेयर इज ₹1200। 8 wages pays to porter, so by wages ₹150 on 12 April by taxi fare, so taxi fare ₹200. Now April 15 by tea and coffee, and it is ₹700. 18 bought pen and pencil, registered calculator, all these are the part of stationaries. So we will write is at stationery, and stationaries are ₹200. And finally refreshment to client, so April 20 by refreshment ₹600. गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स अब करना है इनको कैटेगराइज। सो फर्स्ट कॉलम वी हैव पोस्टेज, तो पोस्टेज का हमारे पास एक 6 अप्रैल का था ₹100, अनदर 8 का है ₹150, एंड ओनली दीज 2। राइट? सो इनको यहां पर टिक कर दो। नेक्स्ट है ट्रैवल। अब ट्रैवल में क्या आता है? सबसे पहला कन्वेंस, सो कन्वेंस ₹500, बस फेयर ₹200. नाउ यू हैव टैक्सी फेयर ऑन 12th April ₹200. गॉट इट? तो इस तरह से हम ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट कॉलम वी हैव स्टेशनरी, तो स्टेशनरी ऑन 5th April को है ₹500, अनदर स्टेशनरी एक्सपेंस 18 को है ₹200. गॉट इट? नाउ वेजेस वी हैव April 4 1500, another wages on 8 April ₹150. Got it? So students,
अब हमारे पास कुछ और एक्सपेंसेस बचते हैं, जिसमें एक एक्सपेंसेस है रिपेयर का, तो रिपेयर 1200 है, सो वी कैन राइट इट ऑन मिसलेनियस में। गॉट इट। एंड टी एंड कॉफी के दो एक्सपेंसेस हैं 700 एंड 600। सो स्टूडेंट्स, इट इज अप टू यू कि आप अगर रिफ्रेशमेंट के लिए अलग कॉलम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट अगर किसी एक्सपेंसेस में मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं तो फिर उसके लिए अलग से कॉलम बनाना चाहिए, राइट। अब हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो बाकी सभी अकाउंट्स की तरह पेटी कैश को भी बैलेंस किया जाता है। सो इधर का टोटल ऑलरेडी हम लोग कह चुके हैं कि दिस इज 800, और इस साइड के टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस इज 600। गॉट इट। सो नाउ बैलेंसिंग का तरीका वही है, जो लार्जर अमाउंट है उसको हम लोग लिखते हैं टोटल में 8000, यहां पर भी आएगा 8000। सो वी हैव 2000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, और इसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से ऑन अप्रैल 30 को। और नेक्स्ट मंथ इस बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम लोग करेंगे कैरीड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी, और नेक्स्ट मंथ ये होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन मे 1 ₹2000। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं पेटी कैश बुक। गॉट इट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक a new topic. Till then, stay tuned. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned